सरताक और विलियम आहिस्ता आहिस्ता बड़ी नर्म रवि से एक सराय से दूसरी सराय में क़याम करते हुए कराकरम का रुख कर रहे थे। बातो खान का पैगाम जब मंगो खान को पहुंचा तो उसका पैगाम सुनकर मंगो बेहद खुश हुआ। उसने खुद तो अपने खानदान के खिलाफ कोई कार्रवाई न की, बल्कि बागियों का खात्मा करने के लिए उसने अपने एक सालार को मुकर्रर किया जिसका नाम मंगोसार था। मंगोसार सबसे पहले मरने वाले खाकान याकूब की बेवा ओगोल गाइश के खिलाफ हरकत में आया। ये बड़ी सरकश खातून थी। उसे जब पकड़ा गया तो मंगोसार ने उसके लिए हुक्म दिया कि उसे चमड़े के थैले में सी दिया जाए। ओगोल गाइश ने बड़ी खूंखारी और बड़े घमंड और इस्तेहजा का मुजाहिरा करते हुए मंगोसार को बुरे नतीजे की तंबीह की। इस पर मंगोसार इंतहा दर्जे बरहम हो गया। इस बरहमी में उसने ओगोल गाइश को बिल्कुल बरहना कर दिया और उस पर जादूगरी का इल्जाम लगा दिया। ये हालत देखते हुए बड़ी गजबनाक हालत में ओगोल गाइश ने उससे कहा, तुम मेरे जिस्म पर कैसे नजर डाल सकते हो जिस पर सिवाय मंगोलों के शहनशाह के किसी और की आंख न पड़ी हो। बहरहाल मंगोसार ने उस औरत को समूर के कपड़े में सीकर उसकी हड्डी पसली कुचल कर रख दी और उसे पानी में डबोने के लिए फेंकवा दिया। इसके बाद कदान और उसके भाई कायदों की बारी आई जो ओगदाई के बेटे थे। उन्हें जलावतन कर दिया गया, मौत के घाट नहीं उतारा गया। इसके बाद बूरी का नंबर आया। बूरी बातों के खिलाफ सख्त बातें करने वाला था। उसने सरकशी और बगावत का भी इजहार किया था। लिहाजा बूरी को गिरफ्तार करके मंगो खान ने बातों की तरफ रवाना कर दिया ताकि वो जो चाहे उसके साथ सुलूक करे। दूसरी तरफ बूरी के भाई बायदार को अपने बुरे अंजाम की खबर हो गई थी। अपनी जान बचाने के लिए वो भाग गया था, रूपोश हो गया था। किधर गया किसी को कुछ खबर ना हुई। इस तरह बातो खान के कहने पर अपने खानदान के उन अजीजो अकारिब को जो मंगो को खाकान मानने के लिए तैयार न थे उनका खात्मा कर दिया गया और कुछ को जलावतन कर दिया गया। उधर एक रोज खरीम बिन मकरूम और कुरैज दोनों भाई अपने यूरत में बैठे हुए थे कि अचानक यूरत में तोराई खान और कशली खान दाखिल हुए। दोनों ने अपनी जगह से उठकर उनका इस्तकबाल किया। चारों नशिस्त पर बैठ गए। फिर गुफ्तगू का आगाज तोराई खान ने किया। खरीम मेरे भाई, हम सब लोगों ने मिलकर एक फैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों भाई हम सब के मुत्तफ़िक़ा फैसले से इत्तफाक करोगे, इसलिए कि इस फैसले में बलगारी तुर्कों का सरदार बाला खान भी शामिल है। बाला खान इस मौके पर हम दोनों के साथ आना चाहता था, लेकिन वो जिस मकसद के लिए हम आए हैं उसकी तैयारियों में लग गया है। तेज निगाहों से खरीम ने तोराई और कशली खान की तरफ देखा और फिर कहने लगा, तोराई खान मेरे अजीज भाई, मेरी कोई हालत तुमसे ढकी छुपी नहीं है। मैं तुम्हारे अंदाजे गुफ्तगू से भी वाकिफ हूँ, पर ये छुपी छुपी ढकी ढकी बातें ना किया करो। खुलकर कहो क्या कहना चाहते हो। तुराई मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे अजीज भाई, हम सब ने मिलकर यह फैसला किया है कि तुम्हारी और बशार जबकि कुरैश और ताइसी की शादी का एहतमाम आज मगरिब की नमाज के बाद किया जाए। क्या इस सिलसिले में तुम दोनों भाइयों को एतराज है? मेरे ख्याल में तुम ये कहना चाहोगे कि काश तुम्हारा तीसरा भाई खालाजाद उमैर बिन नसर भी तुम्हारी इस खुशी में शरीक होता। वो अपने कामों में मसरूफ है और इस मुहिम से फारिग होकर मुझे उम्मीद है तुम तीनों भाई इकट्ठे हो जाओगे, और जो ख्वाहिश मैंने पेश की है ये हम सब की मुत्तफ़िक़ा ख्वाहिश है। हम आपकी इस मंतिक़ को भी कबूल नहीं करेंगे कि आप अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के बाद शादी करेंगे, इसलिए कि इस मौके पर मुस्कुराते हुए खरीम ने अपने भाई कुरैज की तरफ देखा। फिर कहने लगा, कुरैज कहो इस सिलसिले में तुम क्या कहते हो? कुरैज मुस्कुराया फिर कहने लगा, मेरे अजीज़ो मोहतरम भाई, मैं क्या कह सकता हूँ? आपका फैसला मेरे लिए आखिरी ही नहीं हुक्म का दर्जा भी रखता है। इस पर खरीम मुस्कुराते हुए तुराई को मुखातिब करके कहने लगा, तुराई और कशली खान मेरे दोनों भाइयों, मैं तुम्हारी किसी ख्वाहिश को ठुकराऊंगा नहीं। जो फैसला तुमने किया मैं समझता हूँ वो हमारे हक में बेहतर होगा, लिहाजा तुम जैसा चाहो करो। इस सिलसिले में मुझे कोई एतराज नहीं होगा। खरीम का ये जवाब सुनकर तुराई और कशली खान दोनों खुश हो गए थे। फिर तुराई खान अपनी जगह से उठा और कहने लगा, जिस यूरत में इस वक्त तुम दोनों भाई बैठे हो, इस यूरत में अब सिर्फ कुरैज अपनी बीवी ताइसी के साथ रहेगा। खरीम मेरे भाई, तुम्हारे और बशार के लिए हमने एक बेहतरीन और नया यूरत तैयार किया है और तुम दोनों शादी के बाद उस यूरत में रहोगे। अब हम चलते हैं, तुम दोनों की शादी का एहतमाम करते हैं। इसके साथ ही कशली खान और तुराई खान दोनों वहां से निकल गए। उसी रोज मगरिब की नमाज के बाद खरीम और बशार जबकि कुरैज और ताइसी की शादी का एहतमाम कर दिया गया था। एक रोज खरीम बिन मकरूम अपने नए यूरत में दाखिल हुआ। छोटा भाई कुरैज उसके साथ था। उस वक्त बशार और ताइसी दोनों बैठी गुफ्तगू कर रही थीं। वो दोनों भाई जब यूरत में दाखिल हुए तो बशार और ताइसी दोनों अपनी जगह पर एहतरामन उठ खड़ी हुई। फिर बशार ने खरीम बिन मकरूम से कहा। फिर खरीम बिन मकरूम कहने लगा, बशार तुम और ताइसी दोनों यहाँ यूरत के पिछले हिस्से में पर्दे की ओट में चली जाओ।
सारे सालार यहाँ जमा हो रहे हैं। तुम देखती हो कि गुज़श्ता कई दिनों से सलाफ, कालमक और जंगारी दरियाए व्यातका के उस पार पड़ाव किए हुए हैं और किसी भी वक्त हम पर हमलावर हो सकते हैं। दरअसल वो दरिया के किनारे इसलिए पड़ाव किए हुए हैं कि हमारे पास जो रसद का सामान है वो ख़त्म हो जाए और इसके बाद वो हम पर हमलावर होकर हमारी काया पलट कर रख दें। उनके इसी हरबे को नाकाम बनाने के लिए यहाँ मेरे यूरत में सारे सालार जमा हो रहे हैं। उनसे निमटने के लिए बल्गारी तुर्कों के सरदार बाला खान के पास एक तजवीज़ है, उसी पर यहाँ बहस होगी। खरीम बिन मखरूम जब खामोश हुआ तब किसी कदर फिक्रमंदी का इजहार करते हुए बशार बोल उठी, आपने अभी तक खाना भी नहीं खाया, आपके साथ कुरैश भी भूखा ही घूम रहा होगा। इस पर खरीम मुस्कुरा दिया, कहने लगा, ये जो इज्तमा हो रहा है इसमें जो फैसले होने हैं इसके बाद चारों इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। बशार और ताइसी ने इस पर रजामंदी का इजहार किया और इसके साथ ही वो यूरत के पिछले हिस्से में जो पर्दा लगा था उसकी ओट में चले गई थी। थोड़ी देर बाद उस नए यूरत में कोचमान, गोचलोक, कशली खान, तुराई खान और बाला खान के अलावा कुछ दूसरे छोटे सालार भी दाखिल हुए थे। यूरत के अंदर जो नशिस्तों का एहतमाम था इस पर सब बैठ गए और यूरत के आगे एहतियात की खातिर जो बहस हुई थी वो राज में रखने के लिए यूरत के सामने पर्दा डाल दिया गया था। जब ऐसा हो चुका तब खरीम बिन मखरूम ने बल्गारी तुर्कों के सरदार बाला खान की तरफ देखते हुए कहना शुरू किया, बाला खान मेरे मोहतरम भाई, अब कहो इन सलाफों, कालमकों और जंगारियों से निमटने के लिए तुम्हारे पास क्या तजवीज़ है। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हमें अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है। आइंदा आने वाली इक़्तिसाद से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लें। शुक्रिया। जवाब में बाला खान ने खंकारते हुए गला साफ किया, फिर कहने लगा, अजीजा ने मन, मैं तुम लोगों की निस्बत इन कालमों, सराफों और जंगारियों को बहुत बेहतर जानता हूँ, इसलिए कि ये मेरे हमसाए हैं और माजी में ये मुझसे टकराते भी रहे हैं। ये एक अलहदा बात है कि ये मुझे ज़ेर नहीं कर सकते। अब तुम लोग जानते हो कि तीनों कबाइल का मुत्तहिदा लश्कर इस वक्त दरियाए व्यातका के किनारे पड़ाव किए हुए है। वो इस उम्मीद और आस पर पड़ाव किए हुए हैं कि हमारे पास रसद का सामान जब खत्म हो जाएगा तब वो हम पर आखिरी ज़रब लगाएंगे और हमें शिकस्त से दो चार करके भागने पर मजबूर कर देंगे, लेकिन हम उनकी इस ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देंगे। इससे पहले ही मैं चाहता हूँ उन पर ऐसी ज़रब लगाई जाए कि वो तिलमिला उठें और दरियाए व्यातका का किनारा छोड़ दें, अपना पड़ाव ख़त्म करके अपने अंदरूनी इलाकों की तरफ चले जाएं। जब ऐसा हो जाएगा तब उन पर हम आखिरी ज़रब लगाएंगे और उसके बाद मेरे ख्याल में वो हमारे सामने कोई ज़्यादा मुज़ाहमत भी नहीं कर सकेंगे। यहाँ तक कहने के बाद बाला खान रुका, फिर अपना सिलसिला कलाम जारी रखते हुए वो कह रहा था, खरीम बिन मखरूम मेरे भाई, तुम्हारी ख्वाहिश है कि सलाफों के सरदार सक्तूर को जिंदा गिरफ्तार कर लिया जाए, इसलिए कि वो मक्यारों के एक गिरोह की बर्बादी का बायस है और तुम उससे इंतकाम लेना चाहते हो। मेरे खुदावंद ने चाहा तो ऐसा ही होगा। अब हमारे सामने जो पहला काम है वो ये कि इन तीनों कबाइल के मुत्तहिदा लश्कर के साथ एक ऐसा हरबा इस्तेमाल किया जाए कि ये दरियाए व्यातका के किनारे अपने पड़ाव को उठाने पर मजबूर हो जाएं। इसके बाद इन पर ज़रब लगाना हमारे लिए आसान हो जाएगा, इसलिए कि जब हम उन्हें पड़ाव उठाने पर मजबूर कर देंगे तो उनका काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। जो तरीक़ेकार इस वक्त मेरे जहन में है वो कुछ इस तरह है। मेरे अजीज़ों, दरियाए व्यातका और दरियाए कामा के दरमियान कालमकों का शहर गलोजी है। यूं जानो ये उनका मरकज़ है। जब दरियाए कामा और दरियाए ब्याला की दरमियानी वादियों के अंदर वहशी जंगारियों का शहर गंगोर है, ये उनका मरकज़ है। अब हमने पहले उनके मरकज़ों पर ज़रब लगानी है। अगर हम ऐसा करने में कामयाब हो जाएं और कालमकों और जंगारियों को ये खबर हो जाए कि हमने हमलावर होकर उनके दोनों शहरों यानी गलोजी और कंगोर को तबाह बर्बाद और नीस्तो नाबूद कर दिया है, तो याद रखना वो ये खबर सुनकर अपने अपने शहरों की तरफ भागेंगे। कालमक अपने मरकजी शहर गलोजी का रुख करेंगे और जंगारी कंगोर का रुख करेंगे। जहाँ तक सलाफों का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल में वो दरियाए व्यातका के किनारे ही रहना पसंद करेंगे, इसलिए कि उनका शहर तो दरियाए व्यातका और दरियाए वोल्गा के दरमियान अर्जूम है, जिस पर इस वक्त हम काबिज हैं। मेरे अजीज़ों, कालमकों के शहर गलोजी और जंगारियों के शहर गंगोर में मेरे अंदाजे के मुताबिक छोटे छोटे हिफाजती लश्कर होंगे जिन्हें हम नीस्तो नाबूद करके रख देंगे। अब जो लाहे अमल तैयार करना है वो कुछ इस तरह होगा। इस वक्त मेरी कमानदारी में जो लश्कर है उसे लेकर मैं दरियाए व्यातका के किनारे किनारे रात की तारीकी में जनूब का रुख करूंगा। दरियाए व्यातका को उबूर करके दरमियानी वादियों से गुजरता हुआ दरियाए कामा को भी उबूर कर जाऊंगा और जंगारियों के मरकजी शहर कंगोर पर ज़रब लगाऊंगा। अब बाकी रह गया कालमकों का शहर गलोजी, तो उसके मुतालिक मेरी राय कुछ इस तरह है। खरीम बिन मखरूम मेरे भाई, जिस कदर लश्कर तुम्हारे साथ है इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर दो। एक हिस्सा मोहतरम गोचलोक और कोचमान की सरकर्दगी में दे दो
تمہارے لشکر میں جس قدر خوراک اور ضروریات کا سامان ہے اور لشکر کے اندر جس قدر عورتیں بچے بوڑھے ہیں ان کو یورتوں میں اور چھکڑوں میں سوار کرو اور سوار کر کے اسی محفوظ جگہ بھجوا دو جہاں اس سے پہلے سلافوں پر ضرب لگانے کے لیے تم نے انہیں محفوظ جگہ رکھا ہوا تھا۔ جب تمہارے لشکر کا وہ حصہ جو محترم کوچمان اور گوچلوگ کی سرکردگی میں ہوگا وہ ان چھکڑوں کی حفاظت پر مامور ہوگا جن کے اندر لشکر کی ضروریات کے سامان کے علاوہ عورتیں بچے بوڑھے ہوں گے اور یہ کوہستانی سلسلے کے اندر محفوظ جگہ ہوں گے، اور اگر کوئی ان پر حملہ آور ہوگا تو کوچمان اور گوچلوگ بڑی آسانی سے ان کا دفاع کر سکیں گے۔ دوسرے حصے کو تم اپنی کمانداری میں لے لو، اپنے بھائی کو بھی ساتھ رکھو، کشلی خان اور تورائی خان کو بھی ساتھ لے لو۔ میں تمہیں اپنے کچھ بلغاری ترک مہیا کروں گا جو کالمکوں کے شہر گلوزی تک تمہاری رہنمائی کریں گے۔ اب تم لوگوں نے گلوزی شہر پر حملہ آور ہو کر اسے برباد کرنا ہے۔ اتنی دیر تک میں جنگاریوں کے شہر کنگور کو برباد کر چکا ہوں گا۔ کچھ لوگوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے گا تاکہ وہ دریائے دیاتکا کا رخ کریں اور تینوں قبائل کے سرداروں کو اپنی تباہی اور بربادی کی داستان سنائیں۔ جب ایسا ہو چکے گا تو خریم میرے بھائی وہ ہرکارے جو دشمن کی نقل و حرکت پر ہم مقرر کریں گے وہ ہمیں دشمن کے متعلق اطلاعات فراہم کرتے رہیں گے، اور اگر ہمیں بتائیں کہ کالمکوں اور جنگاریوں کے اپنے اپنے مرکزی شہر جانے کے بعد سلافوں نے دریائے دیاتکا کے کنارے ہی پڑاؤ کر رکھا ہے، تب تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ حرکت میں آنا اور دریائے دیاتکا کے کنارے سلافوں پر ضرب لگانا اور ان کے سردار سکتور کو زندہ گرفتار کرنے کی کوشش کرنا۔ اس دوران اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میں تمہارے ارد گرد اور تمہارے نواح میں ہی رہوں گا۔ اسی ٹکراؤ کے دوران اگر کالمکوں یا جنگاریوں نے کسی رد عمل کا اظہار کرنا چاہا تو میں ان سے نمٹ لوں گا۔ اگر کالمک اور جنگاری حرکت میں نہ آئے تب میں سلافوں پر حملہ آور ہونے میں بھی تمہاری مدد کروں گا۔ اس طرح میرے خیال میں ہم اپنی کارروائی کی تکمیل احسن طریقے سے کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بالا خان رکا، پھر باری باری سب کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، عزیزان من، جو کچھ میرے ذہن میں تھا وہ میں نے تم لوگوں سے کہہ دیا ہے۔ اب اس سلسلے میں تم میں سے کوئی اس میں تبدیلی چاہتا ہے تو کہو، بہتر تبدیلی کو قبول کر لیا جائے گا۔ اس پر تھوڑی دیر کے لیے خریم بن مقروم نے کوچمان، گوچلوگ، تورائی خان، کشلی خان، قریز اور دوسرے سالاروں سے مشورہ کیا۔ اس کے بعد بالا خان کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، بالا خان میرے محترم بھائی، جو تجویز تم نے پیش کی ہے یہ آخری ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ بالا خان خوش ہو گیا، پھر خریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے بھائی ایک احتیاط رکھنا، وہ احتیاط میں بھی برتوں گا۔ جب تم کالمکوں کے شہر گلوزی پر حملہ آور ہو اور اسے برباد کرو تو پھر اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد کہیں محفوظ جگہ میں چلے جانا، تاکہ کالمک جب پلٹ کر اپنے شہر کی طرف آئیں تو ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی تم کسی محفوظ جگہ جا چکے ہو۔ جو کچھ میں نے کہا ہے اگر یہ آخری ہے تو پھر سب اٹھو، کھانا کھاؤ۔ میرا لشکر بالکل تیار ہے، تم اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، پھر ہم اپنی اپنی منزل کی طرف نکل جائیں گے۔ خریم بن مقروم نے اس سے اتفاق کیا، پھر سب اٹھ کر یورت سے چلے گئے تھے۔ خریم بن مقروم اور قریز وہیں بیٹھے رہے۔ سب کے جانے کے بعد بشار اور تائسی بھی باہر نکل آئیں۔ پھر تائسی کو مخاطب کر کے قریز کہنے لگا، تائسی آؤ، میرے خیال میں ہم بھی اپنے یورت میں چلیں۔ اس پر مسکراتے ہوئے خریم کہنے لگا، نہیں، کھانا چاروں یہیں بیٹھ کر اکٹھے کھاتے ہیں، اس کے بعد تم دونوں اپنے یورت کی طرف چلے جانا۔ بشار نے بھی اس سے اتفاق کیا، پھر چاروں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ اس کے بعد قریز اور تائسی اپنے یورت کی طرف چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بالا خان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ جنگاریوں کے شہر گنگور کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ خریم نے اپنے حصے کے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جو کوچمان اور گوچلوگ کی کمانداری میں تھا وہ چھکڑوں میں لدے سامان اور عورتوں اور بچوں کو لے کر کوہستانی سلسلے کے اندر محفوظ جگہ چلا گیا تھا، جبکہ دوسرے حصے کے ساتھ خریم بن مقروم، کشلی خان اور قریز کالمکوں کے شہر گلوزی کا رخ کر رہے تھے۔ تھمر کے ساتھ منگولوں نے دریائے ارس کے کنارے کنارے لگ بھگ 5 میل کا سفر کیا ہوگا کہ ٹھٹک کر رک گئے، اس لیے کہ منگولوں نے دیکھا ان کے سامنے عمیر بن نصر اپنے گھوڑے پر سوار ان کی راہ روکے کھڑا تھا۔ قریب جا کر قبل اس کے کہ منگولوں میں سے کوئی اسے مخاطب کرتا، عمیر بن نصر نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو منگولو، حسن انسانیت کو لہو لہو، ماں کی گود کی نرمی کو ناآسودگی میں تبدیل کرنے والوں، سنو خون کی اڑتی آندھیوں میں وحشت کے گھونٹ بن کر پھیلنے بکھرنے والوں، عصمتوں پر گندگی اچھالنے والوں، مشکیزوں میں سوراخ کرنے والوں، میں آج ان ویرانوں میں تمہارے لیے لہو کی بارش، بربریت کی آنکھ مچولی ثابت ہوں گا۔ غلیظ منگولو، درکوش نام کی بستی کے حویلی میں تم پانچوں نے میرے اندر کی دستک کو نہیں سنا تھا؟ اب میں ان ویرانوں میں تمہارا آغاز بھی تھمر اور تمہارا انجام بھی تھمر بناؤں گا۔ تم کیا سمجھتے تھے کہ میں یوں ہی تھمر کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور تم بڑی آسانی سے اپنے ساتھ اسے سرائے باتوں کی طرف لے جاؤ گے؟
हरगिज नहीं। सुनो, जिस तरह बातों की बेटी बख्ताई मेरी बीवी है, इसी तरह थिमर भी मेरी बीवी है। जब तक तुम मेरा सामना नहीं करते उस वक्त तक तुम थिमर को किसी भी सूरत सरताक के लिए सराय बातू नहीं ले जा सकते। उमैर बिन नसर की इस गुफ्तगू ने मंगोलों को शशेपुंज में डाल दिया था। कबल इसके कि उनमें से कोई जवाब देता, थिमर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और उसे भगाती हुई उमैर बिन नसर के पहलू में जा खड़ी हुई। अपनी ढाल और तलवार उसने संभाल ली थी। जब ऐसा हो चुका तो उन 5 मंगोलों का जो सरगना था उसने उमैर बिन नसर को धमकी आमेज लहजे में मुखातिब करके कहना शुरू किया, अपनी तेगजनी पर इतना भरोसा, इतना घमंड न कर। तू क्यों इन अंधेरों, इन वीरानों में अपने जिस्म और रूह की जुदाई का तमाशा बनना चाहता है? तू क्यों इन वीरानों में अपने आप को हालात की सलीब के हवाले करके स्या लम्हों का मुसाफिर बनना चाहता है? अगर तूने हमसे टकराने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम तुम्हारी हालत बूंद बूंद पानी को तरसते सहरा जैसी बनाकर रख देंगे। अब भी वक्त है, थिमर को हमारे हवाले कर दो, हमारा रास्ता छोड़ दो, वरना हमसे मुकाबला करते हुए तुम्हें सारी उम्र की तलखियां पहनना होंगी। उमैर बिन नसर की छाती तन गई थी। फिर वो अपनी चमकती हुई तलवार फजा में लहराते हुए कहने लगा, मंगोलो, इस दरियाए अरस के किनारे मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम्हारी मौत, तुम्हारे अजल, तुम्हारी शरीर नजूल करने वाली है। मैं तुम्हें यह भी यकीन दिलाता हूं कि अपनी तलवार से मैं तुम सब की गर्दनें काटूंगा और तुम सब की लाशों को दरियाए अरस में फेंकने के बाद थिमर को वापस उसी बस्ती की तरफ ले जाऊंगा जहां से तुम उसे अपने साथ लेकर आए हो। इसके बाद ऐसा हुआ कि मंगोलों में से किसी के भी जवाब का इंतजार किए बगैर उमैर बिन नसर ने अपनी तलवार बाएं हाथ में की। फिर घोड़े की जीन के साथ लटकी हुई अपनी खुरजीन के अंदर उसने हाथ डाला और फिर पलक झपकते में 2 तेज धार वाली फल के खंजर ताक कर जो उसने मारे, तो इन खंजरों की मदद से उसने 2 मंगोलों के सीने छलनी करके उन्हें हलाक कर दिया। दोनों मंगोलों के दम तोड़ने के बाद उनकी लाशें घोड़ों से गिर गई थीं। बाकी 3 मंगोल उमैर बिन नसर की इस अचानक कार्रवाई पर हैरानो परेशान और दंग रह गए थे। अब वो किसी कदर उमैर बिन नसर की तरफ देखते हुए खौफजदा और परेशान थे। बचने वाले 3 मंगोल मरने वाले साथियों की तरफ भी बड़ी परेशानी की हालत में देख रहे थे कि अचानक उमैर बिन नसर ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और पुरजोर अंदाज में उसने तकबीर बुलंद करते हुए नारा मारा। फिर उसने उन तीनों पर हमला कर दिया था। अपने इस हमले में उसने एक और मंगोल के शाने को रान तक काट के रख दिया था। वो मंगोल भी चीख मारता हुआ घोड़े से गिरा और दम तोड़ गया। अब बाकी जो 2 मंगोल बचे थे वो अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे भेड़ियों के दरमियान घिरी हुई लोमड़ियां, शाहीनों के चुंगल में फंसी गिद्धें, जैसे दरिंदों में घिरा हुआ कोई जंगली भैंसा। अपनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उमैर बिन नसर अपने घोड़े को एड़ लगाता हुआ फिर थिमर के पहलू में खड़ा हुआ था। अब वो पहले की निस्बत ज्यादा खूंखार और बेबाकी से बाकी बचने वाले 2 मंगोलों को मुखातिब करके कह रहा था, मंगोलो, तुम देखते हो कि मैंने लम्हों के अंदर तुम्हारे 3 साथियों का खात्मा कर दिया है। अब मैं तुम्हें मौका देता हूं कि आगे बढ़ो और मुझ पर हमला आवर हो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या अंजाम करता हूं। दोनों मंगोल उमैर बिन नसर से खौफजदा और बदहवास दिखाई दे रहे थे कि फिलफार दोनों को जुर्रत न हुई कि आगे बढ़कर दोनों उस पर हमला आवर हों और उससे अपने मरने वाले साथियों का इंतकाम लें। मंगोलों को पसोपेश में देखते हुए उमैर बिन नसर ने खुद पहल की और बेकरां वुसअतों से जुदाई के अंधे सायों, वक्त के मंझधार में मौत के भंवर की तरह वो हरकत में आया। आगे बढ़कर उसने दोनों मंगोलों पर बेचैन कुव्वत इरादी और हुनर कसब की रियाजत की तरह हमला कर दिया था। दोनों मंगोल बड़े चौकन्ना हो गए थे और वो अपनी पूरी ताकत और मक्कारी को इस्तेमाल में लाते हुए उमैर बिन नसर के साथ अपना दिफा करने के साथ साथ जारहियत पर भी उतर रहे थे। जिस वक्त उमैर बुरी तरह उन मंगोलों से उलझा हुआ था, थिमर ने कोई फैसला किया। इसके बाद अचानक उसने अपने घोड़े को अंगेख्त करने वाली एड़ लगाई और उसे सरपट दौड़ाते हुए वो मंगोलों की पुष्ट की तरफ आई और मंगोलों की पुष्ट की तरफ से उसने आग बगोलों और नफरतों के गिरदाब की तरह हमला कर दिया था। अब सूरत हाल ये पेश आई कि एक मंगोल उमैर बिन नसर से और दूसरा थिमर से टकराने लगा था। उमैर और थिमर अब बैक वक्त दाएं बाएं से कानून फितरत के बदतरीन अजाबों और नफरत के तूफानों की तरह दोनों मंगोलों पर वारद होना शुरू हो गए थे। बहुत जल्द उमैर बिन नसर ने अपने साथ टकराने वाले मंगोल का खात्मा कर दिया। फिर वो दूसरे की तरफ पुष्ट की तरफ से हमलावर हुआ जो थिमर से टकरा रहा था और उसे भी 2 लख्त करके रख दिया। जब ऐसा हो चुका तब दोनों ने अपनी तलवारें न्याम में कर लीं। इस मौके पर उमैर ने थिमर को मुखातिब किया, थिमर, मैं जानता हूं इस मौके पर तुम मुझसे बहुत कुछ पूछना चाहोगी। तुम ये जानना चाहोगी कि आखिर मैंने क्यों दरकोश में तुम्हें इन मंगोलों के हवाले किया, किस तरह रात की तारीकी में दरियाए अरस के किनारे मैं इन मंगोलों की राह रोके खड़ा हुआ था और ऐसा करने में राज क्या था। जब तक उमैर बोलता रहा थिमर चुपचाप सुनती रही, कुछ ना बोली।
उमैर फिर बोला, मेरे ख्याल में आओ, दोनों मियाँ बीवी मंगोलों की लाशों को दरियाए अरस में फेंकते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें तफसील बताऊंगा।